नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। मैं हूं आपके साथ रिया डंबॉल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में अब सपा दम दिखाने की तैयारी में है। उत्तर भारतीयों को साध कर दम दिखाएंगे अखिलेश यादव। सपा ने पीजीए फॉर्मूले को अपनाते हुए अपने चुनाव प्रभारी बनाए हैं। माता प्रसाद पांडे सहित 4 चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। प्रत्याशी उतारने की भी तैयारी अब शुरू हो गई है। तो अब महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी अपना दम दिखाने की तैयारी में है। उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में साध कर अखिलेश यादव महाराष्ट्र में दम दिखाएंगे। सपा ने पीजीए फॉर्मूले को लेकर अपनी तैयारी भी अब शुरू कर दी है। चुनाव प्रभारी बनाने शुरू कर दिए। माता प्रसाद पांडे सहित 4 चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र चुनाव के लिए बनाए गए हैं। साथ ही अब प्रत्याशियों के नामों पर भी चिंतन और मंथन शुरू हो गया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतरीन रहा। सपा 37 सीटें लाने में कामयाब रही थी और 37 सीटें लाकर लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी को हर राज्य में उसका जनाधार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव कमर कस चुके हैं। महाराष्ट्र में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भी अब दम दिखाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। उत्तर भारतीयों को साध कर दम दिखाएंगे अखिलेश यादव। सपा ने पीजीए फॉर्मूले को अपनाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाना भी शुरू कर दिया है। माता प्रसाद पांडे को चुनाव प्रभारी बनाया गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए। साथ ही 4 और चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। प्रत्याशी उतारने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष भी बनाया है। साथ ही माता प्रसाद पांडे पर बड़ी जिम्मेदारी और भरोसा दिखाते हुए उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। तो पीजीए फॉर्मूला के तहत अब सपा पार्टी जो है वो उत्तर भारतीयों को साधने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि अब सपा पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? सपा अब उत्तर भारतीयों के लिए महाराष्ट्र में अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। वो माता प्रसाद को प्रभारी भी बनाया है, तो क्या कुछ जानकारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में जो है उतरने का पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कल ही महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात किया और महाराष्ट्र के चुनाव में 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए लिस्ट भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंप दी है। काफी देर तक मंथन चला और यह तय हुआ कि उत्तर भारतीयों के सहारे महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी दम दिखाएगी और मुस्लिम बाहुल ऐसी जो 12 सीटें हैं, चाहे शिवाजी नगर, भिवंडी, ठाणे की ऐसी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नामों की लिस्ट भी तैयार हो गई है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी मिली है और साथ ही साथ बता दें कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में प्रभारी भी घोषित कर दिए गए हैं। माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ ही साथ तूफानी सरोज। आसिफ, अभी आपने नाम लिया माता प्रसाद पांडे का, क्योंकि माता प्रसाद पांडे बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है। तो जो बीजेपी को है वो किस तरह से टक्कर दे सकती है? देखिए, यूपी की बात करें तो यूपी में सियासी माहौल कुछ और है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी सियासी माहौल कुछ अलग ही है। इसी तरह हर प्रदेशों का अलग अलग माहौल होता है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीजीए फॉर्मूले पर चलते हुए महाराष्ट्र की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो पूरी तैयारी कर रखी है। और खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के सहारे ही इस चुनाव में चुनावी ताल ठोकेगी। और वहीं अगर बात करें, क्योंकि मोहम्मद आसिफ, सवाल ये भी, जिस तरह से हमने इससे पहले भी देखा था लोकसभा चुनाव में 37 सीटें लाकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी
समाजवादी पार्टी। अब अखिलेश यादव का सपना यही है कि राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सके। ऐसे में महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में अखिलेश यादव कवायद में जुट गए हैं। जम्मू कश्मीर में तो अलग चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में क्या माने, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन? देखिए, अभी जो चुनावी माहौल है काफी सरगर्मी भरा है, और बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की, तो महाराष्ट्र चुनाव में अभी यह संकेत मिले है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देना चाहती है। तो इसके बाद जिस तरह से सपा ने चुनावी माहौल, क्योंकि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में बात नहीं बनती है तो यूपी का रास्ता भी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ। निश्चित तौर पर रिया, और सारा देश जो है यूपी से ही फंसा दिख रहा है, क्योंकि अगर यूपी में जिस तरह से कांग्रेस ने 4 सीटों की डिमांड कर रखी है, सूत्रों का ऐसा दावा है, इसके एवज में हरियाणा की 5 सीटें, महाराष्ट्र की 12 सीटें और जम्मू कश्मीर में 7 सीटों को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक माहौल बना रही है और एक दबाव की राजनीति कांग्रेस पर शुरू कर दी है, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस भी अब टस से मस होती नहीं दिख रही है, और जो दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस पर, इसका कोई असर भी नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि यूपी में 10 सीटों पर कांग्रेस ने प्रभारी भी घोषित कर दिया है, और साथ ही साथ एक अलग तरह की रणनीति भी बननी शुरू हो गई। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो प्लान समाजवादी पार्टी ने, जो सपना देखा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दबाव बनाकर महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सीटों की डिमांड पूरी कर लेंगे, तो कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी एक पसोपेश में फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हामी नहीं भरने की वजह से अब समाजवादी पार्टी ने एक अलग तरह की सियासत, दबाव वाली सियासत शुरू कर दी है। ऐसे में कहीं क्योंकि पहले ही अखिलेश यादव ये चीज साफ कर चुके हैं, मोहम्मद आसिफ की एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। तो ऐसे में महाराष्ट्र में क्या कुछ समीकरण बनते हुए आप देख पा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी जैसा आपने भी कहा कि पीडीए को लेकर ही महाराष्ट्र में भी आगे बढ़ेगी, तो क्या माना जाए, क्या कुछ रणनीति? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें रिया, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भी बड़ा एक योगदान रह चुका है समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए। जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी ने एक मैसेज देने का काम किया कि यह दोनों जो है काफी मजबूत है, और सरकार बनी तो कई ऐसी योजनाओं का लाभ युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं को मिल सकता है। और संविधान को लेकर जिस तरह से प्रचार किया गया, इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। अगर यही महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ गठबंधन न हुआ, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी तैयारी की है, तो कहीं न कहीं वोटों का बिखराव होगा, और इसका खामियाजा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को भुगतना पड़ सकता है। यह बात अखिलेश यादव को पूरी तरह से पता है, और यही वजह है रिया कि अखिलेश यादव ने प्रेशर की पॉलिटिक्स शुरू की है। फिलहाल अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही टक्कर मानी जाती है। जी बिल्कुल आसिफ, आपने अभी ये बात कही कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी और कांग्रेस है उनकी मजबूती देखने को मिलती है, लेकिन बात यह भी है कि जिस तरह से सपा पार्टी ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कितना टफ कंपटीशन हो सकता है सपा पार्टी के लिए? देखिए, यूपी और महाराष्ट्र की तुलना करें तो जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करती चली आ रही है, और नतीजा सिफर ही रहता है। कुछ यही हाल इस सूत्रों का दावा है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल गड़बड़ाया और समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो कहीं न कहीं यूपी में बसपा की तरह महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हालांकि कई विधायक हैं और मुस्लिम जो सीटें हैं, चुनिंदा सीटें हैं, उस पर पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में सपा पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ।
तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निवेशकों से किया गया वादा अब यूपी सरकार निभा रही है। आपको बता दें कि आज 1300 करोड़ के इंसेंटिव का वितरण करेगी सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 32 निवेश इकाइयों को प्रोत्साहन और लाभ दिया जाएगा। 1300 करोड़ के प्रोत्साहन लाभ का भी वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही 28 निवेश प्रस्तावों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि 28 निवेश प्रस्तावों का प्रमाण पत्र का वितरण भी होगा। वहीं लेटर ऑफ कॉमर्स के प्रमाण पत्र का भी वितरण किया जाएगा। ये सभी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 32 निवेश इकाइयों के प्रोत्साहन वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें 1300 करोड़ के इंसेंटिव का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम लोक भवन में किया जाएगा। लखनऊ से निवेशकों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो निवेशकों से वादा किया था उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही 1300 करोड़ के इंसेंटिव का वितरण किया जाएगा। वहीं 32 निवेश इकाइयों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। जितने भी निवेशक होंगे उन्हें 3200 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ब्यूरो चीफ प्रेम पाठक का। प्रेम पाठक, जिस तरह से निवेशकों से जो वादा यूपी सरकार ने किया था, योगी सरकार ने किया था, अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। आज जिस तरह से कार्यक्रम होगा उसमें 1300 करोड़ के इंसेंटिव का वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से रोजगार के जो अवसर हैं वो सृजित हो और किस तरीके से उत्तर प्रदेश खुद में आत्मनिर्भर हो, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश और ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां हैं उनको यहाँ पर लाया जाए और वो यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग हब या अपनी जो इकाइयां हैं उनको यहाँ पे स्टैब्लिश करें, ताकि उसके जरिए प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर हो और इसके अलावा रोजगार के ज्यादा से ज्यादा जो अवसर है वो सर्जित हो। इसको लेकर सरकार लगातार जो है वो कार्य करती हुई नजर आ रही है और आज इसी के चलते औद्योगिक विकास जो है उसके करीब 1300 करोड़ रुपए के जो वितरण होना है इकाई का, वो आज जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोक भवन के अंदर किया जाएगा। 11 बजे का जो समय है वो रखा गया है, यानी कि अब से मैच कुछ देर बाद जो ये पूरा कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा और उसके अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है 1300 करोड़ रुपए के इंसेंटिव वितरण जो है वो करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ में जो अन्य आलाधिकारी हैं विभाग के औद्योगिक विकास के, वो उसमें जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो लाभार्थी हैं जिनको इसका लाभ मिलना है वो भी लोग यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। 11 बजे का जो एक कार्यक्रम है वो रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो लोक भवन पहुंचने वाले हैं। उससे पहले उनका और कार्यक्रम है और उसके बाद वहीं पर ये दूसरा कार्यक्रम 11 बजे जो है वो औद्योगिक विकास का होगा, जहां पर 1300 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का वितरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। प्रेम, जिस तरह से युवाओं को एक तरह से रोजगार देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमने देखा भी था किस तरह से विपक्ष जो है रोजगार को लेकर या युवाओं को एक बड़ा मुद्दा बनाते आई है, ऐसे में ये जो 1300 करोड़ का इंसेंटिव आज बांटा जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, किस तरह से एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश? देखिए, लगातार अगर आप देखें तो पिछले एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार जो है वो एक बड़ी समस्या बना हुआ था और रोजगार को लेकर कैसे कार्य किए जाए, सभी सरकारें चुनाव से पहले वादे जरूर करती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आया। 2017 में जब पहली बार बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली थी तो उस समय उनकी प्राथमिकताओं में था कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर कैसे ज्यादा से ज्यादा सर्जित किए जाए। जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के छोटी छोटी इकाइयां संचालित करने वाले जो व्यापारी हैं, जो औद्योगिक विकास से जुड़े हुए लोग हैं, वो कैसे आत्मनिर्भर हो, तो इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसको लेकर पूरा जो एक खाका है वो तैयार किया जाए और उसी का नतीजा था। अगर आप देखें तो इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन जो है वो किया गया और इन सब के जरिए एक तरफ जहां जो है देश विदेश से जाकर जो बड़े निवेशक हैं उनको लाया गया, उनको बताया गया कि वो आए और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करें। इसके अलावा जो छोटे लोग यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको धनराशि जो है वो वितरित की जा रही है। 1300 करोड़ रुपए जो है वो बिल्कुल प्रियम,
जैसे कि 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये प्रॉमिस किया था उत्तर प्रदेश के लोगों से कि जो भी निवेशक होंगे उनको आकर्षित किया जाएगा, यूपी में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जितने भी ये क्षेत्र हैं, मतलब कहने के लिए जो भी निवेशक आ रहे हैं वो किस किस फील्ड से होंगे? देखिए, सभी फील्ड से जो लोग हैं, जो निवेशक हैं, उनको आमंत्रित किया गया। हमने देखा अभी 2022 के बाद में जिस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित सरकार ने किया और उसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ विदेश नहीं बल्कि देश के बाहर जाकर वहां पर निवेशकों से उन्होंने मुलाकात करी, उनको उत्तर प्रदेश में आने का निमंत्रण दिया और उनको इन्विटेशन दिया कि वो यहाँ पर आए, उनको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल जो है वो दिया जाएगा और सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो सरकार ने उसकी शुरुआत करी। तो इन सबके पीछे का लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ पर आए, रोजगार के जो अवसर है वो सृजित हो, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको रोजगार के लिए, व्यापार के लिए बाहर ना जाना पड़े। और कहीं ना कहीं उसमें अब सरकार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और केवल ना इन्वेस्टर समिट के जरिए बल्कि खुद सरकार अपने स्तर से भी लगातार, अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। एमएसएमई की तरफ से अगर आप देखें तो छोटे जो व्यापार है उनको किस तरीके से बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा से किया वादा अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। आज इंसेंटिव वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। प्रियम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो 28 निवेशक प्रस्तावों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इंसेंटिव वितरण करेंगे। 1300 करोड़ के इंसेंटिव का वितरण किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां बागपत सांसद राजकुमार सांगवान ने सीएम से मुलाकात की। सांसद ने पुल बनवाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग की गई है। सीएम ने जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। तो ये बड़ी खबर, जहां बागपत सांसद राजकुमार सांगवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सांसद ने पुल बनवाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग की गई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस खबर पे हमारे साथ प्रियम लगातार बने हुए हैं। प्रियम, क्या कुछ जानकारी है? सांसद ने मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से पुल बनवाने को लेकर, तो और क्या कुछ चर्चा हुई है इस मीटिंग में? देखिए, बिल्कुल बागपत से जो सांसद हैं राजकुमार सांगवान, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है वो मुलाकात करी है। इस मुलाकात के दौरान एक तरफ जहां राजनीतिक विषयों को लेकर जो है वो चर्चा की गई है, राजनीतिक क्या कुछ परिप्रेक्ष्य इस समय बागपत क्षेत्र में बनने उस पर लेकर चर्चा की। इसके अलावा जो सांसद हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्षेत्र के अंदर की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराया है और उनको कहीं ना कहीं दूर करने का जो है वो अनुरोध करते हुए वो नजर आए हैं। इसके अलावा हिंडन नदी के ऊपर जो पुल बनाने की बात है वो उनकी तरफ से कही गई है और जिस पर जो जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने जल्द ही उस पर जो है वो प्रस्ताव बनाकर जो है उस समस्या का जो समाधान है वो करने का आश्वासन जो है वो दिया है। इससे पहले अगर आप देखें तो ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में जो है अन्य विषयों को लेकर भी जो है वो चर्चा करी गई है। वहां पर क्या कुछ समय विकास के जो कार्य चल रहे हैं उनकी क्या कुछ गति है, क्या कुछ उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इनको लेकर भी मुलाकात के दौरान जो है वो चर्चा करी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे बाकायदा क्षेत्र की सभी समस्याओं के बारे में बारीकी से जो है वो जाना है और समझा है और आगे वहां पर किस तरीके से क्या कुछ चीजें की जा सकती हैं जिससे आम लोगों को वहां पर फायदा हो, इसको लेकर भी जो है वो विस्तृत रूप से जो चर्चा है वो की गई है। और इस दौरान ही हिंडन नदी के ऊपर जो है वो पुल बनाने की बात जो है वो राजकुमार सांगवान की तरफ से कही गई है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द ही उस समस्या का जो है वो समाधान कराया जाएगा। उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द जो है सरकार की तरफ से उस पर पुल बनाने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। बिल्कुल प्रियम, आपने अभी बात करी कि हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग की गई है। अगर ये पुल बनता है तो जनता को कितना फायदा होगा? देखिए, साफ तौर पर उस पुल के बन जाने से बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको इससे जो है वो सुविधा मिलेगी और साफ तौर पर जो आवागमन है वो बेहतर होगा। जो कहीं ना कहीं अभी एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है या फिर जो अन्य वैकल्पिक मार्ग है उनका चयन करना पड़ता है, तो ऐसे में ये पुल बन जाने से माना जा रहा है कि वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको इससे जो है वो सुविधा मिलेगी। और इसीलिए जो राजकुमार सांगवान है सांसद है, उन्होंने आकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस नदी पर पुल बनवाने की मांग की है। प्रियम, सिर्फ विकास कार्यों और जिस तरह से हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग को लेकर है मुलाकात या कुछ और मायने भी निकाले जाए?
देखिए, ये चूंकि वो जनप्रतिनिधि के तौर पर है, सांसद है क्षेत्र के, तो ऐसे में मुख्यमंत्री से मुलाकात एक सामान्य प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती रहती है। जरूर जब वो मुलाकात हुई तो उसमें जरूर राजनीतिक विषय पर जरूर चर्चा मानी जा सकती की गई होगी और वहां पर क्या कुछ इस समय सियासी हलचल चल रही है, क्या कुछ वहां पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हालात हैं, वहां पर इन सभी चीजों पर चर्चा की गई। लेकिन इसके साथ साथ किस तरीके से जो विकास के कार्य पहले से वहां पर चल रहे हैं उनकी क्या कुछ प्रगति की रिपोर्ट है, क्या कुछ वहां पर कार्य किए जा रहे हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर भी जो है वो चर्चा करी गई। और इसी दौरान माना जा रहा है कि राजकुमार सांगवान जो सांसद हैं उन्होंने वहां पर हिंडन नदी के ऊपर पुल बनाने की मांग जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है, ताकि वहां पर एक जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको उससे जो है वो सुविधा मिल सके और कहीं ना कहीं जो समस्या अभी हो रही है उसका समाधान हो सके। बिल्कुल, यानी जनता को जिस तरह से समस्या हो रही है हिंडन नदी पर पुल बनाने को लेकर यह अहम मुलाकात, हालांकि इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस समस्या का समाधान का जो है आश्वासन यहां पर दिया है बागपत सांसद को। प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर गोरखपुर से, जहां बाल संरक्षण गृह से 3 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। फरार तीनों बाल अपचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं ड्यूटी पर तैनात 2 होम गार्डों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, राजकीय संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक ने यह केस दर्ज कराया है। तीनों अपचारी फिलहाल अभी फरार हैं। वहीं तीनों की लोकेशन नेपाल मिल रही है। बता दें कि गेट का ताला तोड़कर छत के रास्ते ये तीनों फरार हुए थे। वहीं सूर्य कुंड स्थित राजकीय बाल संरक्षण गृह का ये पूरा मामला है। तो गोरखपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां 3 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात 2 होम गार्डों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राजकीय संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक ने यह केस दर्ज कराया गया है। वहीं तीनों के लोकेशन को नेपाल में देखा जा रहा है। गेट का ताला तोड़कर छत के रास्ते ये तीनों फरार हुए थे। वहीं आपको बता दें कि सूर्यकुंड स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। कथावाचक अनंत गोस्वामी के घर चोरी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लूट की घटना में गोस्वामी की पत्नी भी शामिल है। थाना वृंदावन को एक सूचना मिली थी कि अनंत गोस्वामी जो यहाँ वृंदावन में कथावाचक हैं, उनके घर में कुछ लोग घुस गए और उनके घर में से ये तिजोरी को लूट करके ले गए थे। इस सूचना के आधार पर वृंदावन में मुकदमा दर्ज किया गया था। 405/2024 लूट में दर्ज किया गया ये मुकदमा। तो आज मुखबिर की सूचना पे हमें मिला कि ये जो जिन लोगों ने लूट करी थी वो यहाँ देवराहा बाबा घाट के पास आए हुए हैं। इस संदर्भ में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम छोटू है और एक का नाम पुनीत है। इन दोनों के पास से लूट में जो लूटी गई जो तिजोरी है वो बरामद हुई है। लूटा गया सामान, उसमें चांदी की कुछ चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं। तमंचा बरामद हुआ है। 2 खाली खोखे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एवं लूट में उपयोग की गई जो एक्टिवा है वो भी बरामद की गई है। इसके अलावा एक महिला को भी गिरफ्तारी की गई है इसमें। एवं इसमें जो ये प्रकाश में आया है कि जो अनंत गोस्वामी हैं उन्हीं की पत्नी ने ही सब घटना को अंजाम दिया था। उनको पैसे की जरूरत थी, इस वजह से उन्होंने अंजाम दिया गया। फिलहाल इसमें सारे घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है एवं थाना वृंदावन की तरफ से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना वृंदावन। खबर बलिया से है, जहां घाघरा नदी के तेज बहाव में एक झोपड़ी बह गई। आपको बता दें, वही झोपड़ी के बहने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि घाघरा नदी के टुकुलिया गांव को अपने चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां एसपी ने बड़े पैमाने में आरक्षी और मुख्य आरक्षियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया है। बता दें कि पीआरवी में तैनात
39 आरक्षी और मुख्य आरक्षियों का जनपद के विभिन्न थानों में तबादला किया गया है। इसके साथ ही सभी आरक्षियों को पीआरवी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।